Hello dear students, today's topic is reaching the age of adolescence और इसके सेकंड पार्ट में हम लर्न करेंगे रिप्रोडक्टिव फेजेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। वैसे हम आपको बताते चलें कि जो लाइफ है, लाइफ को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज है जुवेनाइल फेज, सेकंड फेज है रिप्रोडक्टिव फेज और थर्ड फेज आती है सेनेसेंस फेज। और सेनेसेंस फेज को कहा जाता है एजिंग फेज भी, अर्थात सबसे पहले होती है जुवेनाइल फेज और अगर हम इसमें पीरियड काउंट करें तो इसमें होता है आफ्टर बर्थ टू बिफोर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की, रिप्रोडक्शन की जो मैच्योरिटी है इससे पहले का पीरियड। सेकेंड फेज जिसमें रिप्रोडक्टिव फेज एक्टिव होती है और रिप्रोडक्टिव फेज जब खत्म होती है तो स्टार्ट होती है सीनेसेंस फेज, जिसे हम कह सकते हैं एजिंग अर्थात वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था के बाद में लाइफ होती है एंड अर्थात डेथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें रिप्रोडक्टिव फेजेस। रिप्रोडक्टिव फेज in female, the reproductive phase of life from at puberty it start from 10 to 12 year और ये चलती है लगभग 45 to 50 years तक। और ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज 1 ओवम मैच्योर, एक बार में केवल एक ही ओवम मैच्योर होता है एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 20 to 30 days कि ये 2 ओवरी हैं, ओवरी 1 ओवरी 2, तो ये अल्टरनेट मंथ में ओवम रिलीज करती हैं। फॉर एग्जांपल इन मंथ ऑफ जनवरी अगर इस 1 ओवरी से रिलीज हुआ है तो फरवरी मंथ में जो नेक्स्ट ओवम रिलीज होगा वो रिलीज होगा इस सेकंड ओवरी से। और ओवम जब रिलीज होता है तो इस ओविडक्ट रीजन में यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन, मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो जो बनता है ये इम्प्लांट होता है यूट्रस में और यहाँ पर बेबी होता है डेवलप। तो ये तो है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है तो रिलीज्ड एग, यहाँ से जो एग रिलीज होता है ये, और थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस, तो यहाँ की जो लाइनिंग है ये काफ़ी थिक होती है। रीजन क्या है? फॉर एक्सेप्ट एम्ब्रियो, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं है तो ये लाइनिंग कैसी है? यहाँ पर थिक है और इसके साथ अटैच होती हैं ब्लड वेसल्स। तो ये तीनों सेड ऑफ होती हैं, मीन्स तीनों डिग्रेड होती हैं, डेस्ट्रॉय होती हैं और ये कोज करता है ब्लीडिंग इन वुमेन और इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। और द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगेन एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड मेनार्क, की जो पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इसे कहा जाता है मेनार्क और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसे कहा जाता है मेनोपॉज। और इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इर्रेगुलर, कि ये इर्रेगुलर हो सकता है नो प्रॉब्लम ड्यू टू सिकनेस, कि अगर कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या फिर कुछ न्यूट्रिशनल की कुछ प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन की, और कभी कभी डिजीज़ के केस में भी इट में बी ए इर्रेगुलर, लेकिन कुछ समय बाद में इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर, तो उसके बाद में ये रेगुलर लगभग 28 to 30 days पर मंथ होता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो लर्नर्स हमें मालूम है कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं पर सेल। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इस 46 में को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक डिवाइड करते हैं ऑटोजोम और दूसरा डिवाइड करते हैं हम इसे सेक्स क्रोमोसोम में। तो ऑटोजोम तो होते हैं 44 और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 2। अब 2 कौन से होंगे? बॉयज़ में होते हैं X एंड Y और गर्ल्स में होते हैं XX। तो जब इनमें गैमिट बनता है तो गैमिट बनते हैं 2 टाइप्स के, या तो X या फिर Y। तो फीमेल में कितने हैं? 2 X हैं, बॉयज़ में कितने हैं? 1 X हैं।
तो होता क्या है कि जो गैमिट है, जो भी गैमिट बना होगा, चाहे वो मेल गैमिट हो चाहे फीमेल गैमिट हो, उसमें केवल सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जो फीमेल है इसमें तो सिंगल क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स ही होगा, लेकिन बॉयज़ में वाई भी हो सकता है और एक्स भी हो सकता है। तो इस केस में हम करते क्या है कि एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, इधर लिखते हैं फादर मीन्स मेल, इधर लिखते हैं हम फीमेल। तो मेल में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स वाई, फीमेल में कौन से होंगे, एक्स एक्स। तो जब हम इसका एक चेकर बोर्ड इस तरह से बनाते हैं तो इधर हमने लिखा मेल, इधर लिखा फीमेल। तो मेल के क्रोमोसोम्स क्या हैं, एक्स और वाई, और फीमेल के क्रोमोसोम्स एक्स एक्स। तो जब क्रॉस कराते हैं तो ये एक्स इधर से ये एक्स, तो क्या बना, डबल एक्स, इधर से एक्स वाई, इधर भी एक्स एक्स और इधर भी एक्स वाई। तो आउट ऑफ 4 प्रोजेनी 50% तो होते हैं बॉयज़ और 50% होती है गर्ल। तो सेक्स क्रोमोसोम जो है ऑफ द फादर, कि फादर का सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी। तो इसका मीनिंग ये है कि जो फादर है इसमें क्या है, अगर इसका एक्स फ्यूज होता है तो चाइल्ड होता है फीमेल, और अगर इसका मेल अगर फ्यूज होता है तो चाइल्ड का जो बर्थ होगा वो क्या होगा, बॉय होगा। इसलिए मेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन of unborn baby. Our next important topic is hormones other than sex hormone. तो अभी तक हमने लर्न किया है कि सेक्स हार्मोन 2 होते हैं, फीमेल में होता है एस्ट्रोजन और मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यह है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, और ये कंट्रोल करती है सारे अदर ग्लैंड्स को। हमारे थ्रोट में होती है थायराइड ग्लैंड, और इसके पीछे एक ग्लैंड और होती है जिसे कहा जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। और पैराथायरॉयड ग्लैंड का रोल होता है, ये मेंटेन करती है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को। इसके अलावा ये 2 किडनी है, बीन शेप किडनी, और किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड और साइड में होती है पैनक्रियाज। और ये 2 तो ग्लैंड है ही, जिसमें टेस्टिस ये रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी ये रिलीज करता है एस्ट्रोजन। तो डिस्कस करते हैं हम थायराइड ग्लैंड। इट रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन, रिलीज करता है थायरोक्सिन हार्मोन, और एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉज गोइटर। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोगों का जो थ्रोट है, गला, ये काफ़ी स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, तो ये कॉज करता है गोइटर। और गोइटर का मेन रीज़न है द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, कि आयोडीन की कमी से होता है गोइटर। इसलिए आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। द सेकेंड ग्लैंड इज पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज इट रिलीज इंसुलिन हार्मोन, और ये कंट्रोल करता है ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। और इंसुलिन की कमी से लोगों में हो जाती है डिजीज़ जिसे कहा जाता है डायबिटीज़। तो इसका मेन रोल है कि इंसुलिन जो हार्मोन है ये ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, मीन्स डाइजेस्ट करता है। द थर्ड ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड इट रिलीज एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, और इस हार्मोन को कहा जाता है फियर एंड फाइट हार्मोन, कि अगर हमें बहादुरी से लड़ना है या फिर डर के भागना है, ये दोनों ही चीज़ें कंट्रोल होती हैं एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन से, और इनका नाम है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। द लास्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये कंट्रोल करती है थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स को। इसके साथ ही ये रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन विच इज़ नेसेसरी फॉर नेचुरल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन, कि किसी पर्सन की अगर नेचुरल ग्रोथ है तो किसकी वजह से है, ग्रोथ हार्मोन, और ये कंट्रोल किसके थ्रू होंगे, थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड।
और ये प्रेजेंट होती है हमारे कान के पास में और ब्रेन के जस्ट बॉटम वाले पार्ट में। हार्मोन्स एंड मेटामॉर्फोसिस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और इस तरह के डेवलपमेंट को कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कि पहले थे एग के बाद बनता है अर्ली टेडपॉल, फिर लेट टेडपॉल और फिर फ्रॉग। तो देखिए लगातार इनकी शेप एंड साइज क्या होती है, चेंज, और इस तरह से इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इसी के साथ हम और लर्न कर सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म में भी लगभग कुछ ऐसा ही है कि एग बनता है, उससे लार्वा या कैटरपिलर, प्यूपा और फाइनली डेवलप होते हैं एडल्ट। और मेटामॉर्फोसिस मीन्स ये जो प्रोसीजर है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन, और उस इंसेक्ट हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। और ये भी इसमें देखा गया है लाइक ह्यूमन बींग्स की थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी क्या है, आयोडीन। तो यहाँ पर अगर हम फ्रॉग या फिर टेडपोल में आयोडीन की डेफिशिएंसी कर दें तो क्या होगा कि थायरोक्सिन का प्रोडक्शन होता है कम, और कम होने पर ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस ये हो जाता है स्टॉप। सो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हेल्थ क्या है, सबसे पहले तो हम इसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हेल्थ। तो लर्नर्स ध्यान दीजिएगा कि हेल्थ क्या है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, कि हम लोग फिजिकली फिट हैं, मेंटली भी फिट हैं और सोशली भी, कि हम डिजीज़ फ्री हैं, इट इज़ कॉल्ड फिजिकली हेल्थ, कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, फिजिकली फिट। लेकिन मेंटली कि हम है तो डिजीज़ फ्री लेकिन मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं, या फिर हमारे जो पड़ोसी हैं सोशली उन्होंने बहुत परेशान कर रखा है, इट मीन्स वी आर नॉट हेल्दी। हम डिजीज़ फ्री हैं लेकिन इस केस में हम हेल्दी नहीं हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम इंक्लूड करते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को, कि रिप्रोडक्टिवली वी शुड ऑल्सो फिट। और हेल्थ ऑल्सो रिक्वायर प्रॉपर बैलेंस डाइट, एक अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, प्रॉपर हाइजीन, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन, और इसके साथ साथ हमें करनी है एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। और कम से कम आप एक गेम, 1 गेम कैसा होना चाहिए, आउटसाइड, यू शुड प्ले रेगुलरली। बैलेंस डाइट। ए बैलेंस डाइट मीन्स दैट मील इंक्लूड, कि बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या है कि जो भोजन है, फूड है, उसमें इंक्लूड होने चाहिए प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ज़रूरी होता है हमारी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, ये इसेंशियल है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि अगर हमें तुरंत एनर्जी चाहिए तो वो हमें किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट। फैट, ये बहुत सारे हार्मोन्स, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है, और विटामिन्स। इसके अलावा आयरन बिल्ड ब्लड, कि आयरन जो है वो ब्लड में होता है, तो ब्लड हीमोग्लोबिन रिच होगा। आयरन रिच फूड होते हैं जैसे लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें स्पाइनक मीन्स पालक एंड बथुआ, जैगरी, गुड़, मीट, सिट्रस फ्रूट लाइक आंवला एंड नींबू, तो ये हेल्प करते हैं हमारे ब्लड को। सेकंड इज कार्बोहाइड्रेट सोर्स, और कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें सीरियल्स लाइक वीट, राइस, बाजरा, ज्वार एटसेट्रा। प्रोटीन सोर्स जिसमें मिल्क, मीट, नट्स, पल्सेस, इसके अलावा एग फॉर ग्रोथ। फैट सोर्सेज जिसमें घी और ऑयल। कैल्शियम सोर्स एग, मिल्क, चीज़, सोया मिल्क एटसेट्रा। तो ये सोर्स हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स के जो हमें रेगुलरली अपनी डाइट में मेंशन करने चाहिए। पर्सनल हाइजीन मीन्स हमारी खुद की पर्सनल हाइजीन। एवरीवन शुड हैव ए बाथ एटलीस्ट
एटलीस्ट वंस एवरी डे, कि कम से कम एक दिन में एक बार तो बात हमें करना ही चाहिए। एंड इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स, रीज़न क्या है कि इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट, कि जो टीनेजर्स जो बच्चे हैं उनमें स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि जो बॉडी है इट प्रोड्यूस स्मेल। और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। इफ़ क्लीनलीनेस इज़ नॉट मेंटेन, अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं साफ सफाई, देयर आर चांसेस फॉर कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग टाइम ऑफ menstrual flow. They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation. Means reproductive organs and their surroundings, it should be regularly clean. And also the use of sanitary napkins or clean homemade pads. Changes pad after every 4 or 5 hours as per रिक्वायरमेंट। तो इनका यूज़ करने से काफ़ी हद तक हम बैक्टीरियल एंड अदर इन्फेक्शन से सेफ रह सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इससे मजबूत होता है हार्ट, और हार्ट के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन। एंड ऑल्सो इट स्ट्रेंथ लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, की लंग्स जो रेस्पॉन्सिबल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट ऑल्सो रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल, इट ऑल्सो कंट्रोल वेट, इट ऑल्सो स्ट्रेंथ बोन, इट प्रिवेंट कैंसर एंड इट ऑल्सो रेगुलेट ब्लड प्रेशर। तो अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो बहुत सारी डिजीज़ से हम सेफ रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज से नो टू ड्रग्स, कि हमेशा ड्रग्स को ना कहें। तो लर्नर्स हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एनी टाइप ऑफ ड्रग, चाहे वो स्मोक हो, चाहे वो किसी भी तरह का अल्कोहल ड्रिंक हो, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, इवन फोर्थ और फिफ्थ चांस, कि जब हम इसे इनटेक करते हैं तो कभी भी इसका जो टेस्ट है वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। हमेशा कैसा टेस्ट होता है? बैड होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि 5 या 6 बार लेने पर या इससे ज़्यादा बार इसे लेने पर जो पर्सन है वो हो जाता है एडिक्ट, कि अर्थात उसे लग जाती है लत, और लत लगने पर, एडिक्ट होने पर वो इसका यूज़ करता है कंटिन्यू। तो एडिक्शन क्या है? एडिक्शन इट इज़ ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, कि दिमाग से ऐसा लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया चीज़ है। साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग। तो उसे ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। एडोलसेंट्स आर मोर ससेप्टिबल, कि एडोलसेंट हैं जो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल हैं अगेंस्ट ड्रग। रीज़न क्या है? इसके कुछ रीज़न है लाइक क्यूरियोसिटी, उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा क्यूरियोसिटी लगती है कि अरे वाह ये तो करके देखना चाहिए। या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, कुछ नया करना चाहते हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है इस तरह से, या फिर एक्सपेरिमेंट के तौर पे अरे करके तो देखे क्या होता है। बट ओवरऑल ऑल टाइप ऑफ ड्रग्स कॉज हार्मफुल इफेक्ट। ड्रग्स आर एडिक्टिव। ड्रग्स कैसी होती हैं? एडिक्टिव होती हैं। इफ़ यू टेक देम वंस, अगर आप एक बार लेते हैं, यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, तो ऐसा लगता है कि हमें इसे कंटिन्यू लेना चाहिए। लेकिन ये हमेशा हमारी हेल्थ, हमारी हैप्पीनेस, खुशियों को छीन लेता है और बर्बाद भी कर देता है। अब सवाल आता है कि ड्रग्स के सिम्टम्स या इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? इनिशियल लेवल पे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि रीज़न क्या है? तो ड्रग्स के कुछ इम्पैक्ट हैं जो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, की स्टूडेंट कहीं ना कहीं एकेडमिकली ड्रॉप हुआ है। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज,
लेक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, बहुत गंदा संदासा रहता है, नहाता धोता नहीं है। आइसोलेशन, डिप्रेशन, एग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर, बहुत गुस्से वाला और दादागिरी वाला बिहेवियर होता है। डिटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, कि उसका कोई जल्दी से दोस्त नहीं है और फैमिली में भी लगभग झगड़ता रहता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़, की जो उसकी हॉबीज़ हैं उनका इंटरेस्ट, उसमें जो उसका इंटरेस्ट है वो लॉस होता है। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, की इस तरह के जो एडोलसेंट हैं उनकी स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो सकती है। फ्लक्चुएशन इन वेट, जो वज़न है वो फ्लक्चुएट करता है। एपेटाइट एंड स्टोलन ऑफ आर्टिकल्स, की भूख कम लगती है। साथ में चोरी भी आर्टिकल्स की, घर के जो सामान हैं बर्तन या कुछ और, उनकी भी चोरी कर सकता है। तो डियर लर्नर्स, हमेशा कहिए से नो टू ड्रग्स, नो नो नो। मिथ, टैबूज, डूज एंड डोंट्स, तो बहुत सारे हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे मिथ और मिथ्या हैं और बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में हम लोग सर्वाइव करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो चैप्टर से रिलेटेड हैं। ए गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ़ सी लुक्स एट बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कि ऐसा माना जाता है कि गर्ल में भी प्रेग्नेंट अगर वो किसी लड़के को देखती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। द मदर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, कि बहुत सारी इंडियन फैमिलीज़ में ऐसा मानते थे, प्रेजेंट में ज़रूर थोड़ी बहुत अवेयरनेस आई है कुछ फैमिलीज़ में, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी अगर लड़की पैदा हुई है तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल मानते हैं? मदर को। लेकिन रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? मेल, ड्यू टू इट्स वाई क्रोमोसोम। ए गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये भी एक मिथ है जो बहुत कॉमन इंडियन फैमिलीज़ में देखने को मिलता है कि गर्ल्स को किचन में काम नहीं करने दिया जाता। पिंपल्स आर द रिजल्ट ऑफ बीइंग अनक्लीन, कि पिंपल्स जो बनते हैं वो गंदा रहने या चेहरा साफ ना करने की वजह से होते हैं, तो ये भी ऐसा नहीं होता है। इट इज़ रिजल्ट ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले और टच व्हीकल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, की गर्ल्स को खेलना नहीं चाहिए, अचार को टच नहीं करना चाहिए और भी। एंड ऑल्सो इन बॉयज़ नाइटफॉल और इनवॉल्यूंट्री इजेकुलेशन ऑफ सीमन इज़ एबनॉर्मल, तो ये भी बहुत कॉमन है और एडोलसेंट फेज में ये भी बहुत देखने को मिलता है। सो नो नीड टू वरी बिकॉज इट इज़ नेचुरल। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडोलसेंट प्रेगनेंसी, कि एडोलसेंट एज में अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या होगा। वैसे हमारे देश में द लीगल एज फॉर मैरिज इज़ 18 ईयर फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर फॉर बॉयज़, की 18 साल गर्ल्स के लिए और 21 साल बॉयज़ के लिए डिटरमाइन की गई है। रीज़न, दिस इज़ बिकॉज टीनेज मदर, की 18 साल से कम की अगर मदर है, इट इज़ नॉट प्रिपेयर मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड, कि वो माँ बने और माँ बनने के बाद बच्चे का पालन पोषण करे, उसके लिए प्रिपेयर नहीं होती है। और इस वजह से अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द मदर एंड चाइल्ड। तो आपने कभी सोसाइटी में देखा होगा कि बहुत कम उम्र की महिलाएं जिनकी समाज में डेथ हो जाती है, उसका रीज़न क्या है? एडोलसेंट प्रेगनेंसी। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो कर्टेल एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई गर्ल 18 साल से पहले मदर बनती है तो क्या होगा? उसकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। और इसके अलावा शी इज़ नॉट रेडी फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मदरहुड, बच्चे के लालन पोषण के लिए वो इतनी ज़्यादा समझदार नहीं होती है। इसके अलावा कुछ हेल्थ की रिस्क होती है, जैसे ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, इसमें पैसेज ऑफ गैस, स्टूल और पस फ्रॉम वेजाइना, और कुछ फाउल स्मेलिंग वेजाइना डिस्चार्ज, ये कुछ होते हैं और जो होती है एडोलसेंट प्रेगनेंसी में। तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है और इसे भी अवॉइड करना चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ HIV एड्स।
तो यहाँ पर लर्नर्स ध्यान दीजिएगा कि जो एड्स है इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ HIV, कि HIV एक वायरस है और ये वायरस ये कॉज करता है एड्स। तो एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो लर्नर्स हमेशा ध्यान दीजिएगा कि दो टर्म हम बार बार यूज़ करते हैं, एक होती है सिंड्रोम, एक होती है डिजीज़। तो डिजीज़ में पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, लेकिन सिंड्रोम का कोई सिम्टम नहीं होता है, कोई सिम्टम नहीं होता है। तो एड्स का भी कोई सिम्टम डायरेक्टली नहीं है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सिंड्रोम। इट्स नॉट ए डिजीज़, इट्स ए सिंड्रोम। इज ए क्रॉनिक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस कॉज्ड बाय HIV वायरस से ये कॉज होती हैं। और इसमें होता क्या है कि ये डैमेज करता है इम्यून सिस्टम को, कि हमारी जो एंटीबॉडीज हैं या फिर हम कहें तो हमारी बॉडी की पावर जो फाइट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज़, उसे करती है कम, और कम करने की वजह से अदर इन्फेक्शंस बॉडी में कंटिन्यू अटैक करते हैं। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV वायरस। इट इज़ ए मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड रेट्रोवायरस। तो एक फैमिली है वायरस की भी। वैसे तो ये बहुत माइन्यूट होते हैं, नेकेड आई से बिल्कुल नहीं दिखाई देते, लेकिन इनकी भी बहुत ज़्यादा संख्या होती है। तो रेट्रोवायरस एक फैमिली है, तो उसका एक मेंबर है HIV वायरस। और HIV वायरस का जीनोम हो, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो होता है RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। और जबकि ह्यूमन की अगर हम बात करें तो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्टैंडर्ड DNA। द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाई द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ इंटरकोर्स किया जाए तो भी चांसेस होते हैं HIV स्प्रेड हो। द सेकेंड इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, कि जो डोनर है अगर वो HIV पॉजिटिव है तो भी डिजीज़ स्प्रेड होती है। थर्ड इज शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स इन केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग, कि कुछ लोग करते क्या हैं कि जो नीडल है, इन्फेक्टेड नीडल, उसी का यूज़ बार बार करते हैं। एंड ऑल्सो इट कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, की जो इन्फेक्टेड मदर है तो उससे चाइल्ड में भी जा सकता है। और लर्नर से एक लास्ट में एक पॉइंट और है इसी से रिलेटेड, कि बहुत बार आपने देखा होगा HIV पॉजिटिव। तो HIV पॉजिटिव का मीनिंग ये होता है कि उस पर्सन में वायरस तो प्रेजेंट है, वायरस तो कैसा है, प्रेजेंट है, लेकिन जो इम्यून सिस्टम है, जो उस पर्सन का इम्यून सिस्टम है, वो नॉर्मल है, वो अभी तक कमज़ोर नहीं हुआ है। तो एड्स हम कब मानते हैं? जब इम्यून सिस्टम कब हो जाता है, वीक होता है। और HIV पॉजिटिव का मीनिंग है कि प्रेजेंस ऑफ HIV वायरस, की HIV वायरस उसमें प्रेजेंट है। इन आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, की 2011 की जो जनगणना है, इसके अनुसार देयर आर 940 एडोलसेंट फीमेल, की 1000 अगर मेल हैं तो गर्ल्स कितनी हैं, 940। और होना क्या चाहिए था कि दोनों कैसे होने चाहिए थे, इक्वल। तो यहाँ पर ये कमी है लगभग 60 फीमेल्स की, और ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में ये संख्या कुछ और ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका रीज़न क्या है? फीमेल कम है, इसका मतलब रीज़न क्या है, फीमेल फीटिसाइड, की जो फीमेल चाइल्ड है उसकी कर दी गई है हत्या, अर्थात उसे मार दिया गया है। अब मारते क्यों हैं? तो इसका रीज़न सीधा सा है कि जो लड़का है उसकी चाहत कुछ लोगों में इतनी ज़्यादा होती है कि वो बार बार बच्चे का कराते हैं लिंग जांच का परीक्षण, जिसे हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। और इसका एक सिंपल सा एक तरीका है कि ये लोग करते क्या हैं कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है मदर का यूट्रस, और इस यूट्रस में ये है फीटस, मीन्स जो बेबी है वो डेवलपिंग बेबी है, और इसके साथ यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, और इस लिक्विड को कहा जाता है एमनियोटिक
फ्लूइड, और इस एमनियोटिक फ्लूइड को चेक किया जाता है और इसे चेक करने को कहा जाता है, इसे टेस्ट करने को एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, तो एमनियोसेंटेसिस का यूज़ तो यह है कि आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है या फिर बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग करते हैं इसका मिसयूज़ और साथ में चेक कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अनबॉर्न बेबी, और अगर उनको जब पता चलता है कि जो चाइल्ड है ये लड़का नहीं लड़की है, फीमेल चाइल्ड है, तो इसे टुकड़ों से काट काट के यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है और ये इंक्रीज करता है फीमेल फीटिसाइड को। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।